अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, ठीक है। उसकी 3 एग्जांपल्स हमने की थी। मैंने आपको कहा था कि ये इसका पार्ट 1 है। आज हम उसका पार्ट 2 में ये वीडियो में हमने 2 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने डिस्कस करने हैं। उसके बाद मेरे पास 4 डेफिनेशंस हैं। वाइब्रेशन की है, टाइम पीरियड की है, फ्रीक्वेंसी की है और मेरे पास एम्पलीट्यूड की है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट फीचर जो हैं ये 4 हैं। आपकी बुक में जो डिस्कस किए गए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के इम्पोर्टेंट फीचर्स वो हैं 4, ठीक है। मैं पहले उनको उर्दू में पढ़ता हूँ, फिर मैं उनको इंग्लिश में भी बता दूंगा। वो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आपने वहाँ से वर्ड टू वर्ड याद करने हैं। वो आपके टॉपिक का हिस्सा होंगे। अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो उसका वो हिस्सा होंगे, अगर तो शॉर्ट बात बनती है तब भी वो उसका हिस्सा होंगे, लेकिन वो आपने याद करने हैं क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। पहला जो उसका फीचर है वो कहता है कि अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक फिक्स पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप बुक वाले अल्फाज मनोवन याद कर लें। अ बॉडी डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन इट इज़ वाइब्रेट अराउंड अ फिक्स पोजीशन, ठीक है। वो एक फिक्स पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करेगी। दूसरा फीचर, असल में आपने फीचर्स को कॉन्सेप्ट के तौर पे उर्दू में याद रखना है। मैं पहले आपको चारों बता देता हूँ। पहला बताया मैंने पहले भी कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो वो एक फिक्स पोजीशन के गिर्द करेगी, इसका पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर ये है कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टेड होगा उसकी मीन पोजीशन के गिर्द। यानी कि देखें, ये मेरे पास बाउल है, मेरे पास बॉल है, उसके अंदर बॉल को मैंने ऊपर फोर्स लगा के खींचा। अब उसके एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है हमेशा उसकी मीन पोजीशन के गिर्द होगी। तो आप इसको विजुअली माइंड में याद रख के वो पॉइंट को याद कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टेड होगा उसकी मीन पोजीशन के गिर्द, ठीक है। समझ आ गई है। अब तीसरा जो मेरे पास पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मुझे बताया गया कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वाइब्रेटिंग बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के। किसके? डिस्प्लेसमेंट के। मतलब ये है कि ये जो मेरा वजूद है, ये बॉल है, इसको मैं ऊपर लेके गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जितना कवर हुआ उतना ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन हुआ। इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। द एक्सेलरेशन of a vibrating body is always directly proportional to its displacement। मिसाल के तौर पे आप यूँ कह लें कि उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी पीक पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा और मीन पोजीशन पे विल बी 0, ठीक है। यही पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट कहता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी उसके मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और पीक यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगी। यानी कि आप ये याद रखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हमारे पास जो बॉडी है उसका जो एक्सेलरेशन है मैक्सिमम पोजीशन पे जाके मैक्सिमम होता है, लेकिन मैक्सिमम पोजीशन पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 होती है, बिकॉज वो मैक्सिमम पोजीशन पे जाके कहीं ना कहीं एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए तो रुकता होगा, तो उसका मतलब है उसकी वेलोसिटी 0 होती होगी। इसका मतलब है कि पीक पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। इधर आऊँ, मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। ये आपने इसका रिलेशन याद रखना है, ठीक है। 4 पॉइंट्स थे, मैंने 4 पॉइंट्स आपको कवर करवा दिए। अब मेरे पास 4 ही डेफिनेशन हैं, ठीक है। डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं। आसान सी बात है, ये आपने याद करनी है। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बता दिए हैं, अब आपने वर्ड टू वर्ड वहाँ से याद कर लेने हैं। कॉन्सेप्ट के तौर पे बता दिए हैं, आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। 4 मेरे पास डेफिनेशन है। मेरे पास वाइब्रेशंस की डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स मेरे पास टाइम पीरियड की। तीसरी डेफिनेशन है मेरे पास फ्रीक्वेंसी की। और चौथी डेफिनेशन है मेरे पास एम्पलीट्यूड की, ठीक है जी। वाइब्रेशंस क्या होती है? वाइब्रेशन का मतलब है कि एक बॉडी ने अपना मुकम्मल राउंड जब कंप्लीट किया, उसके एक मुकम्मल राउंड को एक वाइब्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, घड़ी चल रही है, उसके नीचे पेंडुलम लगा हुआ है। पेंडुलम
घड़ी है, पेंडुलम इधर आया, इधर आया, जिस पॉइंट से उसने शुरू किया उसी पॉइंट पे उसने साइकिल कंप्लीट करके आया, वो उसकी एक वाइब्रेशन है, ठीक है। द वन कंप्लीट राउंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज द वाइब्रेशन, ठीक है। ये इसकी आसान सी डेफिनेशन है, आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, वो वाली याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, द कंप्लीट राउंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज वाइब्रेशन, ठीक है, वन वाइब्रेशन, डन हो गया। दूसरा है टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स, एक वाइब्रेशन जब उसने कवर की, वो पूरी वाइब्रेशन कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन राउंड और वन वाइब्रेशन, ठीक है ना, इज नोन एज टाइम पीरियड। आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन करने से पहले आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हम सेकंड की बात करेंगे और एक सेकंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ एक सेकंड की। एक सेकंड में एक बॉडी कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में, एक से ज्यादा सेकंड नहीं, एक सेकंड में एक बॉडी अपनी कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है। आपको पता है कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि एक सेकंड में अपना सर्कल जो है, अपना पूरा राउंड काफी ज्यादा कवर कर लेती हैं। अगर किसी बॉडी ने 5 मरतबा राउंड कवर किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5। अगर उसने 4 टाइम्स की है तो मैं कहूंगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कहूंगा, the vibrating body covers vibrations in 1 second is called frequency। टाइम पीरियड जो था हम उसको टी से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी को कहूंगा कि ये 1/t है। हाउ मेनी वाइब्रेशंस अ बॉडी कवर्स टू कंप्लीट इन 1 सेकेंड। हाउ मेनी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपने डेफिनेशन याद करनी है बुक वाली। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना, ठीक है। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को पहले आप उर्दू में समझ लें। उर्दू में क्या होता है? तुलो अर्ज, किसी भी बॉडी के, जिस तरह के हमारी ज़मीन है, अर्थ है, उसके तुलो अर्ज, उसकी जिसामत के इर्द गिर्द के कहाँ तक वो फैली हुई है, ठीक है, उसके मशरिक व मगरिब, ठीक है, उसको हम कहते हैं तुलो अर्ज। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड देख लें कि फॉर एग्जांपल आपने वो धागे के साथ पत्थर को बांधा, आपने इसको घुमाना शुरू किया, तो स्टूडेंट्स वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसके जहाँ तक डिस्प्लेस कर रही है वो, उसकी वो डिस्प्लेस को जहाँ तक वो फैली हुई है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। मैं यहाँ पे अगर अपनी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ। मैं कहूँगा एम्पलीट्यूड है द वाइब्रेटिंग बॉडी कवर्स हाउ many displacement either any side of a fixed body या of a mean positioned body, fixed body position। डन हो गया स्टूडेंट्स। मकसद ये है आपने कॉन्सेप्ट को कवर करना है। अब आपके बुक में इसकी डेफिनेशंस लिखी होंगी, आपने वो डेफिनेशंस को कवर करना है। 4 डेफिनेशन है जो वहाँ पे लिखी हुई है, आपने वो वाली याद करनी है, आपने ये वाली याद नहीं करनी। लेकिन मैंने फिर भी आपके सामने इसलिए लिखी है कि मैं जो बात उर्दू में बोल रहा था उसको इंग्लिश में कैसे
कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपको पेपर में डेफिनेशन मनो अन जो आपने याद की हुई है वो भूल जाती है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है आप कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हमेशा नंबर कॉन्सेप्ट के होते हैं कि आपके माइंड में किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।